खबर आपके सामने रावलपिंडी से रखते हैं। खबर चंद दिन पुरानी है, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि जब 3 अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स आर्मी चीफ को मिलने गए तो वहां पर क्या हुआ। हमारे पास ये खबर पहले नहीं थी। अगर होती तो हम आपको ये पहले ही सुनाते। ये खबर हमें कल शाम को मौसूल हुई। इसके ऊपर मजीद काम किया तो हमें हमारे जराए ने यह खबर कंफर्म की। अब हम इस पोजीशन में हैं कि यह खबर हम आपके सामने रख सकें। पहले ये खबर रखते तो कच्ची पक्की होती, जल्दबाजी में आपके साथ शेयर करते, लेकिन फिर बाद में शायद उसका कुछ हिस्सा आपको गलत बता बैठते, बाद में तरदीद आती। अब जितना हिस्सा हम आपको बताएंगे आप ऐसे ही समझिएगा कि शायद जैसे हम उस कमरे में खुद बैठे हुए थे। बहरहाल तीनों जो कांग्रेस मेंबर्स थे वो जब आर्मी चीफ के साथ मिलने को पहुंचे तो मीटिंग का वक्त इनिशियली आधे घंटे का तय था। जी हाँ, 30 मिनट्स की मीटिंग स्लॉट थी जिसमें इनकी मुलाकात होनी थी। उसके बाद आर्मी चीफ की ख्वाहिश और जिद पर यह मीटिंग जो है वो 3.5 से पौने 4 घंटे लंबी हुई। आधा घंटा इसका वक्त था और ये फिर तकरीबन पौने 4 घंटे लंबी मीटिंग वहां पर चलती रही। इस मीटिंग के दौरान वहां पर एक मल्टी मीडिया का अरेंजमेंट किया गया, मीन एक मिनी सिनेमा का, जिस पर 9 मई से रिलेटेड जो है वो फिल्म चलाई गई और बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आतंकवादी, जी हाँ, आतंकवादी किस्म की जमात है, मतलब दहशतगर्द किस्म की जमात है। और ये वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये आपको पता नहीं क्या क्या बीन सुनाते हैं, लेकिन ये जरा फिल्म देखिए कि किस तरह के लोग हैं। यहीं पर नहीं रुका गया। इमरान खान साहब के पुराने बहुत सारे बयानात निकाले गए। वो ड्रोन हमलों पर थे, वो जो अमेरिका का फौजी ऑप्शन था अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी जगहों पर जो 9/11 के बाद वॉर अगेंस्ट टेरर थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब की जो पोजीशन थी वो दिखाई गई और कहा गया कि ये जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है और बहुत ही इंतहा पसंद है और बहुत ही मजहबी इंतहा पसंद किस्म का इंसान है। अगर ये पावर में आ जाता तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाता। बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ रोक के रखा हुआ है। तो 9 मई दिखाया गया। 9 मई के पीछे जो है वो इमरान खान साहब के साबिक बयानात दिखाए गए और फिर कांग्रेस मेंबर से पूछा गया कि आप मेहरबानी करके इससे अलग हो जाएं। अच्छा, यही नहीं, अब हम आपको अगली इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। वो ऐसे ही आपने समझना है कि जैसे हम कमरे में बैठे हुए थे। पता ये चला है कि जो वहां पर आर्मी चीफ और उनके दफ्तर में सबसे ज्यादा परेशानी है वो इस बात की है कि जो एक करारदाद आ रही है जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगने की बात है, जो विल्सन की करारदाद है, बार बार कांग्रेस मेंबर्स को, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार कांग्रेशनल मेंबर्स को यह कहा गया कि आपने किसी भी सूरत प्लीज उस बिल पर वोट नहीं करना और उस बिल को हर सूरत आपने नाकाम बनाना है। उस बिल की बहुत ज्यादा परेशानी थी। वहां पर मौजूद एक शख्सियत ने, जो कि पाकिस्तानी शख्सियत है, जो मेरे जराए भी आप ये कह सकते हैं जहां जहां से हमें खबर मिली है, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा परेशानी उसी बिल की है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इस मामले की है कि उस बिल के ऊपर कहीं वोटिंग ना हो जाए। मतलब वो बिल पास होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, उस पर वोटिंग भी ना हो, इस पर भी आर्मी चीफ बहुत सेंसिटिव है। वहां पर बैठी हुई एक शख्सियत का कहना यह है कि अगर इस वक्त वो कांग्रेसमैन मुड़कर ये कहें कि या इमरान खान को रिलीज करें या उस बिल के ऊपर वोटिंग करवाएंगे और उसे पास करवा देंगे, तो उस बहुत ही मोतबर शख्सियत का ख्याल यह है कि आर्मी चीफ फौरन इमरान खान को रिलीज करवा देंगे, क्योंकि उनके नजदीक वो जो बिल है उसके ऊपर वोटिंग होना, उसका पास हो जाना एक नाइटमेयर है, एक डरावना ख्वाब है। अब देखते हैं कि ये बात किस तरफ जाती है, लेकिन पहले आपको ये बताना था कि किस तरीके से वहां पर लम्हा बलम्हा सिचुएशन चेंज हुई और किस तरीके से जो मीटिंग सिर्फ आधे घंटे की थी वो मीटिंग पौने 4 घंटे तक चली। वहां पर लंच वंच और बहुत सारी तवाजे करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा खफा है इस बात पर आर्मी चीफ भी और उनके साथी भी, कांग्रेस मैन रिचर्ड बर्गमैन के साथ, क्योंकि वापस आकर उन्होंने फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अब वो जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग को, वो जो बिल है उस पर वोटिंग होगी। जाहिर है जब वो बिल असेंबली के फ्लोर पर आएगा, कांग्रेस के फ्लोर पर आएगा, तो उस बिल से पहले पेशबंदी की जा रही है। और अब पाकिस्तानी एम्बेसी और यहां जनरल साहबान के जो टाउट है जैसे मुर्गी फरोश और बहुत सारे लोग, वो अब मिलकर 30 तारीख को एक कांग्रेशनल हियरिंग करवा रहे हैं या एक सिंपोजियम करवा रहे हैं। कांग्रेशनल हियरिंग तो नहीं है, एक सिंपोजियम है जिसमें ये तीनों कांग्रेस मेंबर्स और कुछ इक्का दुक्का और कांग्रेस मेंबर्स को लाया जाएगा। लोगों को पाकिस्तान से भी बुलवाया जा रहा है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को भी इन्विटेशन दिए गए हैं और मकसद ये है कि अगर वो आ जाएं, भेंट ले ले, तो फिर ये कहेंगे देखें इसमें तो सारे बैठे हुए हैं, इसमें तो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, नून भी है, पीटीआई भी है। तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन को भी ला के यहाँ पर ऐसे बयानात दिलवाए जाएं। आप देखते हैं वो खवातीन इस चुंगल में फंसती हैं या निकलती हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 30 अप्रैल को कांग्रेस की एक सिंपोजियम या चंद कांग्रेशनल मेंबर्स को लाकर, जिसमें बर्गमैन भी होंगे, जैक्सन साहब भी होंगे, टॉम स्वाजी भी होंगे। टॉम स्वाजी जो है वो बहुत ही करीब है पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के और वही रुए रवा है सारे काम के। और जो चौधरी निजामुद्दीन के टाउट हैं, जो जर्नल्स के टाउट हैं, यहाँ पर मुर्गी फरोश हैं या दूसरे लोग, वो सारे के सारे आपको स्वाजी साहब के इर्द गिर्द बहुत मंडलाते हुए नजर आते हैं। तो बहरहाल 30 तारीख को ये हो रही है सिंपोजियम या आप इसे एक इवेंट कह लें,
डीसी के अंदर। और इस इवेंट पर सिर्फ कोशिश ये है कि किसी तरह से भी, कोई जतन करके भी हम उस बिल के ऊपर ना वोटिंग ना होने दें। पहली बात तो वो जाए ही ना कि उस पर वोटिंग हो और वो खत्म हो जाए और वो किस्सा पारी ना बन जाए, उस पर कोई बात ना करे। बहुत शदीद प्रेशर है। तो अब आपको इससे भी अंदाजा होता होगा कि कौन सी चीजें हैं जिनका चौधरी साहब प्रेशर लेते हैं और कौन सी चीजें हैं जिनका प्रेशर नहीं लेते। बहरहाल जो विल्सन जाने और चौधरी साहब जाने, क्योंकि वो बिल जाहिर है जो विल्सन लेके आए हैं, और देखते हैं आने वाले दिनों में उस बिल पर क्या होता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने सऊदी अरब से रखनी है और बहुत ही परेशान कुन खबर भी है, शर्मिंदगी की खबर भी है। सऊदी अरब ने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी उनके लिहाज से फ्रॉड कर रहे थे वहां पर, इधर वीजे का या कोई और, या वहां पर गुंडागर्दी कर रहे थे या कानून को पामाल कर रहे थे। जब उन पाकिस्तानियों को पकड़ के इन्वेस्टिगेट किया तो 1296 1296 1296 ऐसे पाकिस्तानी निकले जो पाकिस्तानी नहीं थे, अफगान शहरी थे और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। अब आप खुद गौर कीजिए कि उनको जाहिर है सिस्टम के अंदर से किसी ना किसी ने पासपोर्ट दिया होगा, जाली पासपोर्ट बना के दिया होगा। ये वो वजूहत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी शहरियों के वीजे बंद हुए हैं सऊदी अरब में, उन पर पाबंदियां लगी हैं। अब लोग बेचारे जिनकी वहां फैमिलीज थी या काम के सिलसिले में जाते थे, उन तमाम लोगों के वीजाज जो है वो उन पर पाबंदियां लग गई हुई हैं। और वजह उसकी ये है कि नादरा में और दूसरे सिस्टम्स के अंदर बैठे हुए पासपोर्ट ऑफिस में ये लोग पैसे लेकर उन अफगान शहरियों को जाली पाकिस्तान के पासपोर्ट्स जारी करते रहे। अब यहां पर आप एक चीज के ऊपर गौर कीजिए, अगर ये सिर्फ सऊदी अरब में 1300 के करीब 1296 प्रिसाइजली लोग जो हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकिन अफगान शहरी पकड़े गए, तो बाकी मुल्कों में सोचें क्या कुछ हो रहा है और इससे जो रेमिफिकेशंस होंगी पाकिस्तानियों के साथ, समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ, ओवरऑल पाकिस्तान के साथ, उनके बारे में जरा गौर से सुन लीजिए। लेकिन मजाल है कि ये जिन्होंने जाली पासपोर्ट बनाकर दिए इनमें से किसी को सजा हो जाए, कभी नहीं होगी। याद कीजिए जनरल बाजवा की मुबैना करप्शन, 12 अरब रुपए करप्शन की जो स्टोरी लेकर आए थे, उनको रातों रात उठा लिया था। ऐसे ही अभी पासपोर्ट्स की स्टोरी पर भी अहमद नौरानी के भाइयों को उठा लिया गया था, लेकिन यहां कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि इतने सारे पासपोर्ट किसने दे दिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग खबर है। उस पर आपकी हंसी भी निकलेगी और आप परेशान भी होंगे। खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब की जो मां है मरियम नवाज साहबा, आप सबकी मां, और वो अब एयर पंजाब के नाम से एक नई एयरलाइन शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने उसकी मंजूरी दी है। अच्छा स्टंट होगा। ये नून लीग की पता नहीं छठी के सातवीं हुकूमत है कि आठवीं है पंजाब में, और इससे पहले 3 दफा इनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफा इनके चचा, तो 5वीं हुकूमत ऊपर फेडरल में भी है। 5 हुकूमतों में ये आज के दिन तक पीआईए को सीधा नहीं कर सके। अभी भी पीआईए जो प्रॉफिट में कह रहे हैं वो असल में उसका जितना नुकसान था वो एक और कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है। तो वो जाहिर है वो तो उसी दिन से फायदे में ही फिर नजर आनी थी जब उसकी तमाम लाइबिलिटीज कहीं और डाल दी हैं। अभी ये बाकी भी बहुत सारे शोबों के अंदर, बिजली के दूसरे शोबों में भी ऐसे ही काम करने जा रहे हैं। लेकिन भारत, अब ये जो एयर पंजाब है ये आपको पता है लीज पर जहाज लेंगे, किराए पर जहाज लेंगे, कहीं से लाकर एक एयरलाइन बनाएंगे, क्योंकि आजकल मरियम साहबा की ऊपर तक पहुंच है। तो जल्दी जल्दी इनको सारे, आप देखिएगा रातों रात इनको तमाम मिलेंगे एनओसीज और ये बाहर से लीज पर जहाज लाएंगे। लीज पर जो इनके लगड़ बगड़ होंगे जो लंदन में इर्द गिर्द इनके फिरते हैं, उनको ये फिर कहेंगे कि आप लोग दिहाड़ी लगा लें। वो जो लीज पर जहाज किसी बाहर की एयरलाइन से उठाएंगे वो 2 रुपए में उठाएंगे, 6 रुपए में पाकिस्तान को टीका लगाएंगे, पैसे खाएंगे। जिनसे एयरलाइन वो कहते हैं जेड़े लाहौर कोड़े और पेशौर भी कोड़े, जिनसे पीआईए ना चली 5 दफा वफाकी हुकूमत, ये 5वीं दफा है, और पता नहीं 8वीं दफा नीचे वाली हुकूमत है, जिनसे पीआईए ठीक ना हुई, उन्होंने नई एयरलाइन एयर पंजाब क्या चलानी है। लेकिन वहां पर मैंने आपको कहा ना कि हर दूसरे दिन इन्होंने कोई ऐसा सफेद हाथी पालना होता है। याद कीजिए इससे पहले साहिवाल कोल पावर प्लांट, लाहौर की ऑरेंज लाइन, और इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब लोगों के खून पसीने की कमाई से चल रहे हैं, क्योंकि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो घाटे में हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये अपने लोगों को फायदा जरूर देंगे, उनकी दिहाड़ी जरूर लगवाएंगे, जो इनके अपने लोग हैं वो इसमें से माल पानी खासा बनाएंगे, और यही इनका ऑब्जेक्टिव है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, हनीफ अब्बासी साहब ने इंडिया का मुंह तोड़ के रख दिया है। तो सीधा कर लें जरा पकड़ के, इंडिया का मुंह इतनी जोर से तोड़ दिया। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 8 लाख फौजियों की मौजूदगी में पहलगाम का वाकया कैसे हुआ। देखिए, हमें ये सवालात लेट्स इंडिया के अंदर के लोग एक दूसरे से पूछें, हमारा इससे क्या लेना देना। हमें तो इंडिया को वही जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी थी, जो आखिरकार आपने अब अपनाई है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, हमारा कोई कसूर है तो हमें बताएं। हमें बड़ी 2 लफ्जी सीधी पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें ये कहेंगे कि 8 लाख फौजियों की मौजूदगी में पहलगाम का वाकया कैसे पेश आया, तो आगे से अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि 7 लाख की फौज होने के बावजूद 9 मई वाले दिन कोई कोर कमांडर के घर की हिफाजत करने के लिए नहीं था, क्यों नहीं था? या किसी ने पूछ लिया कि आपके मुल्क में भी तो एपीएस का वाकया हुआ था, वो कैसे हो गया था? कोई आगे से कह दे कि 9/11 भी तो अमेरिका में हो गया था, वो कैसे हो गया था? कोई आगे से कह दे कि आपके मुल्क में जीएचक्यू पे हमला हो गया था, वो कैसे हो गया था? तो हनीफ अब्बासी साहब, इतनी हमें बढ़के नहीं मारनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इतनी वार मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। एक मोदी
जो और उनके साथी जो एक्सट्रीमिज्म और जंग की तरफ हमेशा जाते हैं, वही काफी हैं खित्ते का अमन तबाह करने के लिए। आप लोग भी उनके हम आवाज ना बने, तबले पर उतनी ही आवाज आप भी ना निकालें, आप जरा ठमरे रहें, क्योंकि जंगें शुरू करनी बहुत आसान है, बाद में खत्म करनी जो है वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छी आवाज हिंदुस्तान से सुनाई दी है। कर्नाटक के वजीर आला सदरामिया उनका शायद नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मेरी माजरत। तो जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और आप जंग शुरू करेंगे तो मुल्क की तरक्की डूबेगी। जाहिर है इंडिया की जो इस वक्त ग्रोथ है वो 6% या मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन उनकी काफी बेहतर ग्रोथ है, पहले हम एक दो दफा आपको बता चुके हैं। और पाकिस्तान के तो जो हालात है वो आपके सामने ही है। हमारे तो कर्जे ही रीशेड्यूल होते हैं और तो हमारा कुछ भी नहीं होता, हमारी ग्रोथ शुरू तो माइनस में ही है, हमारे तो पल्ले और कुछ नहीं। SIFC भी धोखा था, अब आगे ये जो ग्रीन इनिशिएटिव और ये भी सारा कुछ आपको पता है, तो हमारे पल्ले तो है नहीं। तो जब जंग लगनी है तो जनाब आप ही का नुकसान होना है जितना होना है। तो ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने उनको समझाया है, अगर उनको ये समझ आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि उन्हें ये बात समझ आएगी। लेकिन चलें, ये एक सेन आवाज है जो हिंदुस्तान से निकली है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुलकर इस पर बात की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये अब हंसने वाली खबर है, प्योरली हंसने वाली खबर है। जरा खबर आपने सुननी है, ये मैं खुद भी सुनाऊंगा, लेकिन जो मोतबर शख्सियत है वो अपने मुंह से ये खबर सुनाएंगे और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब आपने स्क्रीन पर भी देना है, और अगर आप गलत हुए तो आपने दोनों कानों को हाथ लगाना है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं लगाऊंगा और फिर आपने कॉमेंट्स में भी बताना है। खबर यह है कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पुराने हैं और अगर उन्होंने वो चलाए तो वो फैल जाएंगे और उनका नुकसान बहुत दूर तक होगा। और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो बड़े प्रिसाइज हैं, बिल्कुल उतनी जगह के ऊपर ही वो असर करते हैं जिस जगह के ऊपर आप फेंकें। और पता नहीं हमारा जो एटम बम है वो कहीं वो मच्छर मारने वाले स्प्रे में क्यों नहीं है, या किसी ड्यूड्रेंट की बोतल में ना हमने डाला हो कि वो जैसे ही हम स्प्रे डालेंगे तो वो सिर्फ उतनी जगह पर जाएगा जितना हमें चाहिए। बहरहाल ये हमें दुनिया के अजीम मुफक्कर और स्कॉलर, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि आप गेस करेंगे किसने कहा होगा, बगैर कुछ पढ़े बगैर कुछ देखे जरा गैस कीजिए 1 मिनट, और अब आपने बताना है कि आपका गैस दुरुस्त था या गलत था। जी हाँ, वन एंड ओनली ऐसी जो मैं क्या कहूँ इस बात को, चले ऐसी उम्दा बात कह लेते हैं, क्योंकि सख्त लफ्ज कहेंगे तो बुरी बात है, जेदा जी फिर माइंड करते हैं। तो ऐसी उम्दा बात, ऐसी खूबसूरत बात, ऐसी समझदार बात सिर्फ हमारे वन एंड ओनली जावेद चौधरी साहब ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा क्या है ये जरा सुनिए। जो न्यूक्लियर बम इंडिया के पास हैं वो पुराने न्यूक्लियर बम हैं और उनका प्रॉब्लम यह है कि जब वो चलाए जाएंगे तो उसका असर किसी एक जगह नहीं रहेगा। पाकिस्तान को जो एज हासिल है वो यही है कि पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है इस तरह, और अगर इंडिया की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो वो किसी न किसी शहर को टारगेट करेगा, और अगर वो किसी शहर को टारगेट करता है और यहाँ पे बम फेंकता है तो उसका 50% असर जो है वो इंडिया के ऊपर भी हो। सुन लिया आपने। तो जावेद साहब कह रहे हैं कि उनके बम पुराने हैं, ये पता नहीं कौन सी बम है, कौन सा बम है माजरत। और जावेद साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि रजाई में लेटे हुए हैं, वहां कोई 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 ये प्रिसीजन के साथ कोई कॉलम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अहमकाना बातें हैं। कहते हैं कि वो अगर उन्होंने बम मारा तो वो गुजरांवाला पे मारेंगे तो साथ उनका भी नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान मारेगा तो सिर्फ उनका नुकसान होगा, इसलिए हिंदुस्तान परेशान है। तो यही नहीं रुके जेदा जी, उन्होंने आगे भी एक बात की। उन्होंने अगली बात ये की है कि वो उन्होंने जरा थोड़ा सा एक उन्होंने कहा कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है। जी हाँ, ये भी बड़ी अंदर की खबर वो निकाल के लाए हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने ये बरतानिया की जो एम्बेसी है उसके थ्रू ये रिपोर्ट जारी की है पीछे बरतानिया को, और उनको बताया है कि हिंदुस्तान को बताएं कि अगर जनरल आसिम मुनीर के होते हुए अगर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया तो फिर हिंदुस्तान की खैर नहीं, इंडिया की तबाही कर देंगे, जन साहब उसे कच्चा चबा जाएंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है, इसके होते हुए आपने हमला नहीं करना। ये रिपोर्ट बकौल जावेद चौधरी साहब के, ये जो यूके का सफारत खाना है पाकिस्तान में, उसने यूके को भेजी और यूके ने इंडिया को बता दिया है। आप जरा गौर करें, ये जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं ये पहले बड़े बड़े दुनिया के मुल्क लिखते हैं, फिर जेदा जी को देते हैं ताकि जेदा जी इन रिपोर्ट्स को ऊल फूल जगहों के ऊपर शेयर करें, अपने कॉलम्स में, अपने फेसबुक के पेजेस पर लगाएं। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है, जेदा जी तो चलें ये चुटकुले छोड़ते ही रहते हैं, वो छोड़ते रहेंगे, उम्र का तकाजा भी है, वैसे भी मेरा ख्याल है कि वट एवर द रीजन, लेकिन आप में से कितने लोग थे जो अब से ठीक 1 या 2 या 3 साल पहले तक जावेद चौधरी साहब को एक दानश्वर और मुफक्कर समझते थे? अगर तो आप में से कोई बैठा हुआ और उसका अब रवैया चेंज हो गया तो अपने दोनों कानों को हाथ लगाएं, शाबाश। और अगर आपको अभी भी वो मुफक्कर लगते हैं तो फिर मेरी आपसे माफी, और मैं दोनों कानों को हाथ लगाता हूं आपके सामने कि अगर आप अभी भी जावेद चौधरी साहब को एक बड़ा मुफक्कर समझते हैं। अच्छा, ये अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, जुल्फकार जूनियर, जी हाँ, भुट्टो के असल वारिस, भुट्टो के पोते मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फकार जूनियर, उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान का हूं और इमरान खान हमारा है। वो एक जगह तकरीर कर रहे थे और वहां नीचे से किसी ने इमरान खान साहब का नारा लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का हूं और इमरान खान हमारा है। तो उन्होंने ओनरशिप ली। उनका ये कहना था कि पूरा जो पंडाल था उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन आया। क्या हुआ ये जरा देखिए। मैं पूरे सिंध अवाम का हूं, मैं इमरान खान का भी हूं, मैं पाकिस्तान का भी हूं।
इमरान खान तो हमारा भी है, इमरान खान तो हमारा है। तो ये जो बदलती सूरत हाल है सिंध के अंदर, ये बिलावल साहब को तो इससे बहुत ही ज्यादा, अब वो बिलावल साहब जावेद चौधरी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो जो बम फैलने वाले हैं ना, वो मुझे दें, मुझे वो चाहिए, वो प्रिसाइज वाले नहीं चाहिए वो जो जेदा जी के पास है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वहां पर। और क्योंकि अगर वाकई इसको अगर देखा जाए और आने वाले दिनों में जुल्फकार जूनियर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जोर मारते हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी का कला कमा हो जाएगा। अगली खबर जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जरदारी साहब जो है वो जो झूठे मूठे बीमार हुए थे वो अब सेहतियाब हो गए हैं। अब आप सोचेंगे सेहतियाब क्यों हुए? इसलिए हुए हैं कि अब नहरों का मामला नहीं रहा। नहरों का मामला, हिंदुस्तान के हमले शमले और इन चक्करों में नहरों का मामला पोस्टपोन हो गया है। तो जरदारी साहब भी बिल्कुल अच्छे खासे माशाल्लाह बाहर निकल आए। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।